जी नमस्कार। मैं डॉक्टर निरंजन हूँ और मैं बीच बीच में आपके पास आते रहता हूँ। कई विषयों को लेकर के मैं आता हूँ। मैं नेपाल में हूँ और मैं कई वर्षों से मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, खास करके छात्रों को भविष्य को लेकर के। मेरा काफ़ी लंबा अनुभव रहा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। मैं जीवन के एक अहम समय छात्रों के बीच में ही गुजार दिया हूँ। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। वह है FMG एग्जामिनेशन, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। वह भारत में जो बच्चे विदेश से पढ़ करके आते हैं उन्हें FMG टेस्ट पास करना पड़ता है। 2018 से पहले विदेश जाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देती थी, क्योंकि उस टाइम तक नीट इंडिया में नहीं लागू हुआ था। लेकिन 2018 के बाद जब इंडिया में नीट लागू हो गया, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया थी वो बंद हो गई। मतलब नीट क्वालिफिकेशन ही एलिजिबिलिटी हो गया। अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं, 24 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं। 720 नंबर का परीक्षा होता है और उसमें से 50% बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब क्वालिफाई का जो लोअर रैंक होता है, कभी कभी 140 और 137 हो जाता है आउट ऑफ 720 में। अब भारत के पास उतने सीट्स नहीं है मेडिकल के। अगर हम सारे की बात कर लें, उसमें MBBS, BDS, आयुर्वेद, हेमोपैथ और भी कई विज्ञानों की, तो मुझे लगता है 2 लाख से अधिक सीट भारत में नहीं है। अगर 2 लाख बच्चे भारत में एडमिशन लेते हैं, उसके बावजूद भी 9 लाख बच्चे बच जाते हैं। वही 9 लाख बच्चों में से कम नंबर वाले या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। उसमें कुछ बच्चे नेपाल आते हैं, कुछ बच्चे बांग्लादेश जाते हैं, कुछ रूस जाते हैं, कुछ बेलारूस जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, आर्मेनिया जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं और भी कई देश, फिलीपींस जाते हैं। मित्रों, हर एक देश का अपना अपना करिकुलम होता है। लोग वहाँ 6 साल पढ़ते हैं और वहाँ से पढ़ करके फिर भारत लौटते हैं। उसके बाद उनको यहाँ पर FMG की टेस्ट देना शुरू करना पड़ता है। मैं इस बार देखा हूँ 28 जून को जो परीक्षा था, उसमें कई उम्र दराज लोग परीक्षा दे रहे थे, जिनके उम्र 42 साल 45 साल हो गए थे। वो कई बार से बैठ रहे हैं, अब वो थक सा गए हैं। उनकी अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो भी कमजोर हो गई है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आप FMG का टेस्ट लेते हैं वो 300 नंबर का लेते हैं, उसमें 150 नंबर अनिवार्य कर देते हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप ऐसा रखते हैं कि भारत के जो PG का एंट्रांस होता है वो बच्चे भी उसको उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। मैंने इस बार क्वेश्चन बच्चों से बात की, सेंटर से बाहर आने के बाद बच्चे ने मुझे बतलाए कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही हाई लेवल का था, जो कि अंडर ग्रेजुएट के छात्र के लेवल का नहीं था। आप अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को PG में एडमिशन के लिए नहीं ले रहे हैं टेस्ट, उसको लाइसेंस देने के लिए ले रहे हैं, ताकि वह भारत में डॉक्टर लिख सके और डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सके। मित्रों, यदि विदेश से आने वाले सभी बच्चे अयोग्य होते हैं तो भारत सरकार को जो ये परसेंटाइल करके नियम है उसको बदलना चाहिए, या नहीं
तो जो बच्चे भारत में पढ़ते हैं उनको भी एफएमजी के ही तर्ज पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइसेंस के लिए भारत में होना चाहिए, और उसी एग्जामिनेशन में विदेश से जो पढ़ के आते हैं वह भी बैठे, और भारत से भी जो बच्चे पास करते हैं वो प्राइवेट से हो सरकारी से हो वह भी बैठे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपका एक पड़ोसी देश है नेपाल, बहुत छोटा देश है। कभी कभी हमको अपने छोटे पड़ोसी से भी सीखना चाहिए। नेपाल एक स्वतंत्र स्वयंभू राष्ट्र है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नेपाल में जो लोग एमबीबीएस करते हैं, नेपाली लोग नेपाल के मेडिकल कॉलेज से, उन्हें भी नेपाल मेडिकल काउंसिल के लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है। नेपाली अगर कोई विदेश से पढ़ के आते हैं उन्हें भी वही एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो नेपाल में पढ़ने वालों को देना पड़ता है, और वो बच्चे जब पास करते हैं तब उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है, तभी वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है। मैं कहता हूं जब नेपाल इस चीज को अपना सकता है तो भारत क्यों नहीं? यहाँ भी तो सीईई के द्वारा एडमिशन होते हैं, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से ही नेपाल के बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। तो भारत इस चीज से क्यों नहीं सीखना चाहता है? आखिर क्यों? अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, कनाडा में भी ऐसे ही होता है, थाईलैंड में ऐसा होता है, मलेशिया में ऐसा होता है, इवन जर्मनी में शुरू कर दिया है, फ्रांस में शुरू कर दिया। तो मैं पूछता हूं, इंग्लैंड में शुरू है जहां की कॉपी आप करते हो, वो लोग लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन देती है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा है? जो बच्चे भारत के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी तो नीट से ही आए हैं, और जो बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं वो भी तो नीट से ही आए हैं। तो दोनों के लिए एक व्यवस्था क्यों नहीं? क्या यह व्यवस्था नहीं करके भारत सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अनादर नहीं कर रही है, अवहेलना नहीं कर रही है? मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यदि एंट्री नीट से है तो एग्जिट भी एक ही तरह से करो, चाहे वो भारत में पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, चीन में हो, रूस में हो या कहीं भी हो। हाँ, एक बात मैं सरकार से जरूर कहूँगा, सरकार को यदि लगता है कि किसी देश की मेडिकल की पढ़ाई भारत के मानक के अनुरूप नहीं है तो सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और एक आयोग बनाना चाहिए। वह आयोग के मेंबर उस देश में जाकर के वहाँ के भारतीय दूतावास से समन्वय बना करके उस देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करके भारत सरकार को एक रिपोर्ट सुपुर्द करे कि ये सब देश है जहाँ की मेडिकल की पढ़ाई भारत के मानक पर खरा नहीं उतरता है। उसके बाद भारत सरकार उन तमाम देशों को ब्लैकलिस्ट कर दे कि यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भारतीय बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो कोई भारतीय बच्चे ऐसे देश में नहीं जाएंगे और इससे फायदा होगा भारतीय छात्रों को भी। और जो लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, एजेंसी खोल के बैठे हैं लोगों को अलग अलग देश में भेजने का, उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी। मित्रों, मैं यही बात भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पर विचार करिए और छोटे राष्ट्र से भी कुछ सीखिए। कोई जरूरी नहीं कि सब बात हम ही जानते हैं, बगल के मित्र राष्ट्र हमारे जो हैं उनके साथ भी मिलकर के उनके भी कुछ अच्छे नियम हैं जिनको एडॉप्ट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम जो बच्चे इस बार इतनी 43 डिग्री टेम्परेचर पर अलग अलग सेंटरों पर एग्जामिनेशन दिया है नीट का, मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं और उन बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी गर्मी में बड़ी हिम्मत के साथ एफएमजी का परीक्षा दिया है। वो सफल हो। क्वेश्चंस बहुत कठिन थे, मैंने भी बच्चों से बात करी, सुना। मैं उन तमाम बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप निराश मत होइए, अगर सूरज डूबता है तो सूरज उगता भी है, सवेरा होगा, जरूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।